स्वागत है सभी का आज की हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं में जो दूसरे पार्ट है हमारा आलोक धनवाद द्वारा लिखित पतंग कविता, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आलोक धनवाद जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए इन्हें। अब इनके बारे में एक प्रमुख कथन है, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवाद ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बाद भी शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवाद ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो इसको कविता को समझने से पहले मैं आपको इसका सारांश समझाई देती हूँ कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। पाठ्य पुस्तक में जो हमारे में जो कविता है, ये आलोक धनवाद का एकमात्र संग्रह है का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। पतंग के बहाने कविता में जो बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इच्छाओं, उनकी उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। और बाल बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं एवं प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, उनका सुंदर बिंबों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई जो पतंग की ऊंचाइयां हदें हैं, उन्हें बालकों का जो मन होता है उसे छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर जो अंधेरे के बाद जो उजाला आता है उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आपने इसका सार समझा होगा। और खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई कविता है, मैं पढ़ूंगी और आप इसे समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बरसात का मौसम है, यानी भादों का मौसम या बरसात का मौसम जाने के बाद जो शरद ऋतु है वह आ रही है। यानी शरद कैसे आ रहा है, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा भादों के जाने के बाद हुआ है। अब कौन आया है? शरद आया है। शरद यानी शरद ऋतु। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बरसात के बाद मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है और जो शरद ऋतु है वो बच्चों को अनेक तरीके से उपयुक्त वातावरण प्रदान कर रहा है कि बच्चों आओ और पतंग उड़ाओ। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके किस ऋतु में? शरद ऋतु में। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके किस ऋतु में? शरद ऋतु में। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सकी
शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब जिस समय बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वहां क्या होती हैं, सीटियां, किलकारियां और अलग ही मस्ती भरा माहौल बच्चों का रहता है। अब जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं? बच्चे अपने साथ जन्म से ही लाते हैं कोमलता। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कभी इधर कभी उधर, कभी चारों दिशाओं में घूमते हैं, ढोल की तरह बजा देते हैं। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी बच्चे भी उड़ रहे हैं। अब बच्चे वास्तव में नहीं, उन खुशी इतनी हो रही है मानो उनके पैर जमीन पर नहीं हो। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, हादसे भी हो जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और भी तेज घूमती हुई आती है पृथ्वी, और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।